गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो अब लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो स्टार्ट किया था और हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट की थी। सो इस लेक्चर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि इसमें से नियर अबाउट 50% रिएक्शंस तो आप आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हो, ऑलरेडी क्लियर हो चुका है नियर अबाउट 50%। सोचो, सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। चलो सबसे पहला टॉपिक आपको दिया है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। जब आप किसी मेटल को एयर में बर्न करते हो तो क्या होता है। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी बर्न और उसमें से उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। लेकिन हर किसी मेटल का स्पीड यानी कि उसका रिएक्टिविटी सेम नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। जैसे कि सोडियम पोटेशियम बहुत ही विगोरसली रिएक्शन करते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो बर्न हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, तो कभी कभी वहां पे आग लग सकती है, ऐसा हो सकता है। फिर उससे थोड़े कम रिएक्टिव, फिर उससे थोड़े कम रिएक्टिव, लाइक दैट। देखो, you have seen that in the previous activity magnesium burns in air with a dazzling white flame। ये 1 मार्कर मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। मैग्नीशियम जो है वो एयर के अंदर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है। चलो अब यहाँ पे काफी सारे मेटल्स उन्होंने लेके उसको बर्न किया है। फिर आगे देखो, लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। फिर उस प्रोडक्ट्स को और मेटल सरफेस को कूल डाउन होने देना है। विच मेटल बर्न इजीली वो बताना है। व्हाट फ्लेम कलर डू यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल इज बर्न। जब आप मेटल को बर्न करते हो कौन से कलर की फ्लेम मिलती है आपको ये बताना है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, और बर्निंग के बाद उसकी सरफेस कैसी हो जाती है। सेकंड थिंग, arrange the metal in the decreasing order of the reactivity towards the oxygen। और फिर आपको ऑक्सीजन के टुवर्ड्स उनकी रिएक्टिविटी कैसी है उसके हिसाब से उनको अरेंज करना है। और आपको बताना है कि जो आपने ऑक्साइड बनाया वो पानी के अंदर सॉल्युबल है या नहीं। चलो तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल प्लस डाइऑक्सीजन gives us metal oxide। metal plus dioxygen gives us metal oxide। बहुत ही सिंपल, राइट। चलो अब उन्होंने कौन सी मेटल की बात की है उसी की बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कॉपर की बात की है और एल्यूमिनियम की बात की है। चलो देखो, कॉपर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले कॉपर reacts with O2 gives me CuO। अब बैलेंस करो तो दो कॉपर चाहिए होंगे और यहाँ पे दो CuO बनेंगे। इट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड और यू कैन से कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, ये ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न होता है। आपको पूछा था ना क्वेश्चन कौन से फ्लेम, तो ये ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न होगा और आपको ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर की सरफेस। कैसा? ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट। देखो, for example when copper is heated in the air it combines with oxygen to form copper oxide, a black oxide। जैसा मैंने बताया ये ब्लैक कलर का होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम, तो अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखते हैं। चलो ये पहली रिएक्शन, अब दूसरी एल्यूमिनियम की। सो Al2O3 बनेगा
लेकिन उसके लिए पहले हमें रिएक्शन करवानी होगी एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ। चलो उसके लिए क्या बनेगा, L2O3। चलो सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 एल्यूमिनियम चाहिए, दैट्स वाई 4 एल्यूमिनियम। ये व्हाइट कलर पाउडर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो व्हाइट कलर का रहता है और इसमें से कोई फ्लेम, कलर फ्लेम नहीं निकलती। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का। देखो अब आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 याद करने को बोला है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको वहां पे बताया था कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे रिएक्ट करता था, तो उसमें से क्यूप्रिक क्लोराइड बनता था और H2, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बाय नेचर बेसिक होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय नेचर एसिडिक, राइट। चलो, सो कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को थोड़ी सी नीचे ले लूंगा ताकि मैं ऊपर कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवा सकूं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम कॉपर ऑक्साइड जो हमने ऊपर बनाया है CuO, उसको मैं HCl से रिएक्ट करवाता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें से भी क्या बनेगा, CuCl2, जो के आपको ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन देगा। कैसा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, साथ में H2O रिलीज होगा। क्लियर, उसके लिए आपको 2 H2O चाहिए, 2 HCl चाहिए होगी क्योंकि CCl2 बना, कॉपर 2 क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिक है और ये एसिडिक है। तो हमने यहाँ से प्रूव क्या किया कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बाय नेचर बेसिक होते हैं। चलो, we have learned that metal oxide are basic in nature. metal oxide by nature कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। but some metal oxides such as aluminium oxide and zinc oxide shows both acidic as well as basic behavior. एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड आपको एसिडिक नेचर भी देते हैं और बेसिक नेचर भी देते हैं, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन भी करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। देखो मैं आपको दोनों के एग्जांपल दिखाता हूं। ये पहला बेसिक ऑक्साइड हुआ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास Al2O3 है वो एसिड से भी रिएक्ट करता है, यानी कि अगर मैं उसको HCl से रिएक्ट करवाऊंगा वो करेगा, उसमें से वो बनाएगा AlCl3 और साथ में वो H2O रिलीज करेगा। अब देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई 3 H2O बनेंगे, 6 हाइड्रोजन के लिए 6 क्लोरीन और 2 एल्यूमिनियम है, दैट्स वाई 2 एल्यूमिनियम, तो 6 क्लोरीन ऑटोमेटिकली हो गए। ये हमने बैलेंस किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया। वैसे ही जब एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NaOH जैसे बेस से रिएक्ट करता है वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट। नाम याद रखना, 2 एल्यूमिनियम है, दैट्स वाई 2 एल्यूमिनियम और साथ में H2O तो होगा ही, उसके लिए 2 सोडियम हो गए, दैट्स वाई 2 सोडियम। अब देखो सारी चीजें बैलेंस, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2 सोडियम 2 सोडियम, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 4 N1 5 ऑक्सीजन,
2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। तो ये एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक रिएक्शन हो गया। अब वैसे ही मैं आपको जिंक का एम्फोटेरिक रिएक्शन दिखाता हूं। देखो जिंक का एम्फोटेरिक रिएक्शन, तो सबसे पहले जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको जिंक ऑक्साइड देगा ZnO। ये भी एक व्हाइट कलर का पाउडर है, प्लस ये कोई आपको फ्लेम नहीं देता। दो जिंक लेंगे तो सामने दो ZnO बनेगी क्योंकि दो ऑक्सीजन। फिर ये जो ZnO है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हमें ZnCl2 देगा और साथ में H2O रिलीज होगा। तो ये उसकी एसिड के साथ रिएक्शन हुई, दो HCl चाहिए होंगे, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन है, दैट्स वाई। वैसे ही वो बेस के साथ भी रिएक्शन करता है जैसे एल्यूमिनियम ने किया था। वो सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम ने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया था, ये सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2O। चलो अब देखो, दो सोडियम है, दैट्स वाई दो सोडियम, एक जिंक, 2 + 1 3 ऑक्सीजन, 2 + 1 3 ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस सोडियम जिंकेट। अब देखो Zn+2 होता है, सोडियम +1 होता है, ये आपको पता है। तो दो सोडियम +1 यानी कि +2 और जिंक +2, सो टोटल +4 और एक ऑक्सीजन -2, ऐसे दो है, सो +4 और -4 बैलेंस है। इसीलिए यहाँ पे दो सोडियम है और यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम +3 होता है तो सोडियम +1, सो ये +4 ऐसे होता है, दैट्स वाई यहाँ पे एक ही सोडियम। चार्ज को बैलेंस करने के लिए सोडियम लगाया जाता है, याद रख। ठीक है, चलो तो ये हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, चलो उसके बाद अब पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात की। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट बोला है, सब ने, ऑल नहीं बोला है, मोस्ट, यानी कि कुछ एक सॉल्युबल होंगे, जैसे कि बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, यानी कि कुछ एक मेटल ऑक्साइड ऐसे है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होके बेस बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। चलो उसका रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले जब आप सोडियम को बर्न करोगे O2 के प्रेजेंट में, वो आपको Na2O देगा। क्या देगा? Na2O। तो उसके लिए सबसे पहले दो Na2O बनेंगे और 4 सोडियम लेने पड़ेंगे क्योंकि दो ऑक्सीजन थे। ये गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न होता है। कैसी? उसकी फ्लेम कैसी होती है? गोल्डन फ्लेम। और ये आपको व्हाइट पाउडर देगा। Na2O भी व्हाइट होता है। जब आपने इस Na2O को पानी के अंदर डाला तो यहाँ पे बहुत ही विगोरस रिएक्शन होता है और यहाँ से NaOH बनता है 2 मॉलिक्यूल्स, जो कि बाय नेचर बेसिक है, बेस है। ठीक है, वैसे ही सेम रिएक्शन करता है पोटेशियम, सेम रिएक्शन, कोई चेंज नहीं है, यानी कि 4 पोटेशियम प्लस O2 गिव्स मी 2K2O। क्यों एक जैसे रिएक्शन है? क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ये हमें रेड फ्लेम देता है, क्रिम्सन रेड फ्लेम, और ये भी व्हाइट कलर का पाउडर है। फिर ये जो हमने K2O बनाया है वो H2O के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और उसमें से हमें 2 KOH मिलते हैं जो बाय नेचर बेसिक है। ये दोनों रिएक्शन में बहुत ही हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है।
बहुत ही हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है, याद रखना। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो भी ऐसे डिसोल्व होगा, लेकिन वो स्पेरिंगली सॉल्युबल, कुछ कुछ सॉल्युबल होगा। देखो यही चीज बताई है आपको यहाँ पे। ओके, चलो। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. हर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ इक्वल लेवल पे रिएक्शन नहीं करता, ये चीज याद रखना। हर किसी का ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का स्पीड, रेट अलग अलग रहता है। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसी मेटल वैसी उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे कि metals such as sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil at an ordinary temperature. So the surface of metals such as यहाँ तक ही है। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अगर आपने उसको एयर में ओपन रखा तो वो अचानक से फायर कैच कर लेते हैं, उतना विगोरस रिएक्शन होता है उनका। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हुई सोडियम और पोटेशियम के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और एक्सीडेंशियल फायर से उसे प्रोटेक्ट किया जाए, हमें प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही विगोरस रिएक्शन करता है अगर हमने उसको ओपन में रखा। ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया है ये क्वेश्चन। ओके, चलो। तो ये पहली दो मेटल की बात हुई, पोटेशियम एंड सोडियम। अब दूसरी मेटल्स के बारे में बात करते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxygen. ये भी ऑटोमेटिक रिएक्शन करते हैं एयर के साथ, ऐसा नहीं है सिर्फ सोडियम पोटेशियम करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये लेस विगोरस रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम जो है वो अगर ऐसे ही पड़ा है तो उसकी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, वैसे ही एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बनेगा, जिंक की सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बनता है, लेड की सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बनता है। उस लेयर के बनने की वजह से जो अंदर का मेटल है वो सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि अब बाहर तो ऑक्साइड बन चुका है, तो अंदर का जो मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, ताकि उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर उसकी सरफेस पे बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम से कम है। देखो, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, इसीलिए उसको रब करके किसी भी रिएक्शन से पहले साफ किया जाता है ये सारे मेटल को। उसके बाद उससे भी कम रिएक्टिविटी आयरन जो है, लोह आयरन does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of a burner. देखो, दो चीज अलग अलग है। आयरन का अगर आपने ब्लॉक लिया है, उसको हीट करते हो तो वो रेड हॉट हो जाता है, बर्न नहीं होता। जबकि अगर आपने पाउडर लिया है आयरन का, तो आयरन का पाउडर बहुत ही विगोरसली रिएक्शन करता है। अब ये तो बात हो गई सरफेस एरिया की, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा, इसीलिए आयरन का पाउडर बर्न होता है, लेकिन आयरन ब्लॉक बर्न नहीं होता सेम वेट का। तो उसका रिएक्टिविटी बाकी सारी मेटल से कम है आयरन का। क्यों? वो बर्न ही नहीं होता, सिर्फ रेड हॉट हो जाता है बस। सेम कॉपर भी करता है। देखो, कॉपर डज नॉट बर्न, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper 2 oxide। और सबसे जरूरी बात, सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते,
देखो यहाँ पे चार कैटेगरी हो गई। एक तो ऐसे विगोरस रिएक्शन करते हैं जो डायरेक्टली फायर कैचअप कर लेता है, पोटेशियम एंड सोडियम। एक ऐसे ऑक्साइड, एक ऐसे मेटल्स है जो अपनी सरफेस पे लेयर बनाते हैं ऑक्साइड का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। फिर ऐसे आते हैं जो बर्न नहीं होते लेकिन रेड हॉट हो जाते हैं और उसकी सरफेस ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, आयरन एंड कॉपर। और फिर फोर्थ टाइप जो रिएक्शन ही नहीं करते, सिल्वर एंड गोल्ड। समझ में आया? तो ये चार टाइप आपको याद रखनी है। यहां से हमने चार अलग अलग रिएक्टिविटी के टाइप बनाए, एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, एक उससे कम, एक उससे कम और एक उससे कम। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, डू यू नो, क्या आपको पता है क्या? हम काफी जगह पे एनोडाइजिंग यूज करते हैं। एनोडाइजिंग यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, खास करके कोरोजन को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। देखो, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्सीजन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एक बहुत ही थिक, बहुत ही लंबा ऑक्साइड का लेयर बनाया जाता है। द एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थीन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर एल्यूमिनियम को ओपन एयर में रखा है तो वो अपने आप अपनी सरफेस पे एक पतला सा ऑक्साइड का लेयर बनाता है। लेकिन this aluminium oxide coat makes resistance for further corrosion. The resistance can be improved further by making oxide layer thicker. तो ये जो पतला सा लेयर है उसको हम ज्यादा ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसको बड़ा लेयर बना देंगे, पतले से मोटा लेयर हो जाएगा वहां पे। During anodizing, a clean aluminium article is made up as an anode is electrolyzed with dilute sulfuric acid. क्या करना है आपको? बहुत सिंपल चीज है। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो पता है ना, एनोड कैथोड। एनोड पे मैंने एल्यूमिनियम लिया और कैथोड पे प्लेटिनम, और मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में यानी कि एसिडिक वाटर लिया है। तो आपको पता है जब मैं यहाँ से करंट पास करूंगा तो यहाँ से एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, राइट? वोल्टेइक सेल आप पढ़े हो ना? जब ये गैस रिलीज होते हैं तब यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये जो एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो एल्यूमिनियम को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा और उसका लेयर जो है वो मोटा करेगा। The oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminium to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium article attractive finish. और इस ऑक्साइड को हम कलर कर सकते हैं, उसको डाई कर सकते हैं, तो उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। प्लस में एल्यूमिनियम के जो वेसल्स है वो मास उसका कम रहता है, उसका वेट कम रहता है। सो हम काफी जगह पे एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। ओके, चलो। उसके बाद आपको ये बताया है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ सैंपल। हमने जितने सैंपल लिए थे उसमें सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव था, सोडियम जितना पावरफुल नहीं था। But burning in oxygen does not help to decide the reactivity of zinc, iron, copper, lead. यहां से हम सारी मेटल को इक्वली जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हमें कोई और रिएक्शन के बारे में भी सोचना होगा, राइट? दैट्स व्हाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि जब मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, मोस्ट टाइम। उसके बाद हम उसकी एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे, मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन, फिर मेटल्स की दूसरे मेटल्स के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, और वहां पे हम रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्क्राइब करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक हो गया। उसके बाद वाले लेक्चर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो। और फिर हम अकरेंस ऑफ मेटल्स का स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जहां से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन हो सकता है और ये टेबल तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके। और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कोरोजन के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार अच्छे से मेटल ऑक्साइड की रिएक्शंस सारी आपको याद करके रखनी है। ठीक है, काफी आगे काम आएगा। ओके, so that would be all for this lecture. Thank you so much.